जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। टुडेज जो हमारी क्लास होगी, हमारी फर्स्ट क्लास होगी ऐसे सीरीज़ की, जिसमें पूरा एक ऐसे को आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे को कैसे पूरे उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे लिखा जाता है। सेकेंडली, जो ऐसे का मेन मकसद है कि हम उसको कैसे एस कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। और कुछ मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह दूंगा, आप लोगों ने वो करनी है। इससे ये है कि जितनी भी एम्बिग्यूरिटी है, जितनी भी अनसर्टेनिटी है ऐसे को लेकर, या जितने भी लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि ऐसे एक बहुत टफ पेपर होता है, वो इंशाल्लाह आई होप सो कि इस सीरीज के बाद आप लोग को वो आसान लगेगा। और आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अगर आप ऐसे लिखेंगे, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और आपका एक रिदम या मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, जो आपको पास करवाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर हम ऐसे की थोड़ी मीनिंग इंपॉर्टेंस की बात करें, तो ऐसे का मतलब टेम्प्ट होता है, मतलब कि किसी चीज का जब हम लघु मतलब देखते हैं, तो इसी तरह ऐसे का जो एक अपना मतलब है उसका है टू अटेम्प्ट, यानी कि कुछ करना, अटेम्प्ट करना। तो सेकेंडली, इसमें जो एस्पिरेंट्स हैं वो फेल होने की बहुत रीज़न होती है। एक तो ये है कि वो प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हैं, और साथ उनके पास थोड़ा जो कंटेंट नॉलेज या बेसिक जो ग्रामर के इश्यूज हैं वो सारे हाईलाइट हो जाते हैं। फिर स्टिग्मेटाइज इंट्रीगेटिव पेपर है इसलिए कि क्योंकि इसमें जस्ट 8% होती है पासिंग रेशो। लेट्स सपोज के अगर 100 बच्चे अपियर हुए हैं, हो चुके हैं, तो उसमें से मैक्सिमम जो है वो 8 बच्चे पास होते हैं। इस तरह का इसमें कंपटीशन होता है। तो ये भी कहा जाता है कि आल्दो इट इज सम सॉर्ट ऑफ रियलिटी, क्योंकि बहुत सी आप जब डीएमसीज देखते हैं तो आपको ये रियलाइज, आप अपने विटनेस करते हैं, विटनेस होते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, इवन के पैसिव वाले पेपर में भी। लेकिन ऐसे में 26, 27, 28, इवन के मेरे अपना एक फ्रेंड था, उसके 756 मार्क्स थे टोटल, एंड ही गोट 6 मार्क्स जस्ट इन ऐसे। रीज़न यही थी, हम आगे उसके भी रीज़न वगैरह देखते हैं। ठीक है। फिर है ये फेलियर के रीजंस में से भी था एक, जो उसके फेलियर होने की रीज़न थी, डेट वाज द ट्रेडिशनल टॉपिक। उसने भी वही टॉपिक पिक किया था जो मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स ने पिक किया था। सो वहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और चीज़ें आपके हाथ से निकल निकल जाती हैं। तो जो फेलियर के रीजंस हैं उसमें से ये कुछ रीजंस हैं जो पीपी सॉरी एफपीएससी की रिपोर्ट में भी नजर आती हैं, और ऐसे में जो हम खुद देखते हैं, विटनेस करते हैं इस चीज़ों को और जज करते हैं कि एस्पायरेंट इस टाइम काम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो इस मिस्टेक को भी हम देखेंगे। फिर है कि कैसे हम ऐसे को प्रिपेयर करते हैं, उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है। पहली चीज़ है कि आपने एनालाइज एनालाइज करनी है पांच पेपर्स को, पिछले 10 साल के 2016 से ऑनवर्ड स्टार्ट कर दिया। 16 से लेकर 23 तक तकरीबन 8 साल के पेपर या 7 साल के पेपर जो है आप एनालाइज करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर किस टाइम डिमांड किया। आल दो 22 और 23 के पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आए थे, अनएक्सपेक्टेड पेपर थे। जितने भी एक ट्रेडिशनल या जो भी एकेडमिक बेस्ड वाले मेंटोर्स थे, उनके मुताबिक जो उन्होंने गेस्ट दिए हुए थे, वो सारे के सारे जो थे वो उल्ट हो गए। और इस दफा जो 2 साल से पेपर आ रहे हैं 22 और 23 के, वो थोड़े रैंडम वे में नहीं आ रहे हैं। समझ लें कि वो जिसकी थॉरोली स्टडी है, जिसने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लिया है सीएसएस में, और जिसकी बहुत अच्छी अप्रोचेस हो चुकी हैं, उसका एक रिदम सेटल्ड हो गया है और बहुत चीज़ें उसने अंडरस्टैंड कर ली हैं, तो उसके लिए बहुत अब ईजी हो गया है ऐसे के पेपर को करना। फिर है प्रिपरेशन ऑफ थीम्स करें, टॉपिक्स ना करें। इसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि 10 थीम्स है जो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, और आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल मिलेंगे। फिर मिनी ऐसे से स्टार्ट करना है, ताकि आपकी जो इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश, उसका हमें पता लग सके, और वहाँ से फिर हम उसको आगे लॉन्ग ऐसे में लेके चलेंगे। फिर क्वालिटी बुक्स एंड सर्च पेपर वगैरह पढ़ें, वीक में कैसे वगैरह करें, और फैक्ट बुक्स लाजमी बनाएं, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। फैक्ट बुक के बगैर जो है आपके कुछ चीज़ें बहुत से अंदर से मिस हो जाती हैं। फिर ये जो थीम्स हैं, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन, वॉर एंड पीस, क्लाइमेट चेंज, जेंडर, डिजिटलाइजेशन, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू, ये एक्स मैंने इसलिए डाला है बिकॉज माई जी इज नॉट वर्किंग, लैपटॉप में इशू है। फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड वाटर क्राइसिस, ये थोड़े जो थीम्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ ऐसे में टोटल ऑलमोस्ट 6 टाइप्स ऑफ ऐसे होते हैं, लेकिन हम 3 ऐसे की टाइप पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे पढ़ेंगे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे पढ़ेंगे, ओपन एंडेड ऐसे पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हुई हैं, जस्ट आपको रिपीट हो जाए चीज़ें, आपके माइंड में चीज़ें ठहर जाए, इसलिए मैं आपको एक बता रहा हूँ। फिर हाउ टू जज द टाइप ऑफ ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में ये चीज़ें आपने होती हैं क्लू
कि आपने इसको कैसे देखना है, ये भी मैं चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, बस आप लोगों ने इस पर नजर रखनी है। फिर ये ग्लिम्पसेस ऑफ आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, इसके क्लूज भी मैं आपको दे चुका हूँ कि कौन कौन से हैं, कि और वर्ल्ड वर्ड यूज होता है, और डब्ल्यू एच फैमिली से ऐसे स्टार्ट हो रहा होता है, या इंटेरोगेटिव लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है, जिस तरह ये एग्जांपल इस पर्सन एड फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, जनरल इक्वालिटी मिथ और रियलिटी, ये और का वर्ड आ गया, सो दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। फिर है ओपन एंडेड ऐसे, इसमें आपके पास एक पूरी अप्रोच होती है, ओपन स्पेस होती है, प्रॉपर फील्ड होती है, आप जहां मर्जी अपने ऐसे को जिस मर्जी डगर में ले सकते हैं, जिस तरह क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, न्यू वॉर फ्रंट लाइज इन द इकोनॉमिक जोन्स, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटीज, जो टॉपिक्स हो, दिस इज एन ओपन एंडेड ऐसे। ये स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे में चार चीजें हैं जी, आउटलाइन है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। इन चार चीजों से ही पूरा आपका मुकम्मल ऐसे होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। आउटलाइन भी मैंने आपको बता दिया कि आउटलाइन आपने कैसे बनानी है, ये सारी चीजें विद रेफरेंसेस एंड सम एग्जांपल्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। अब उन सारी चीज़ों पे आपने अमल करना है और उसको अच्छे वे में करना है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट थीसिस स्टेटमेंट, जो हमने बताया था इंट्रोडक्शन, अगर आप लोगों को मैं रिपीट कर दूं, बल्कि एक जरा, एक मिनट जरा, प्लीज वेट। सो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया होगा कि आपने इंट्रोडक्शन वगैरह कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो आपका सारा का सारा एक ऐसे का ओवरव्यू हो जाता है, आपने ऐसे को कैसे लेकर चलना है, उसमें आप आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो 15 से 18 सेंटेंसेस राउंड रोड आपने लिखने होते हैं। इसका दो वेज है लिखने की, एक होता है जनरल टू स्पेसिफिक, एक होता है स्पेसिफिक टू जनरल। ये दो वेज हैं, दोनों की प्रैक्टिस जब आप करोगे, वो आप स्टार्ट से ही थोड़ा टफ टाइम लगेगा आपका मोमेंटम बिल्डअप होने में, कनेक्टिविटी हासिल करने में, इन चीज़ों में आपका टाइम थोड़ा लगेगा, बट एट द एंड यू विल लर्न एंड राइट एन अप्रोप्रिएट ऐसे इंशाल्लाह। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक में क्या था वो मैंने आपको बताया था कि जनरल वे में आप किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हैं, या फिर आप कोई इवेंट वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, और या तो फिर कोई कोई रेफरेंस वगैरह पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये है जनरल से स्टार्ट करना। फिर है एक स्पेसिफिक से स्टार्ट करना। स्पेसिफिक होता है जहाँ पे आप बिल्कुल हिट करते हो टॉपिक को। लेट्स सपोज के कैसे आ गया था, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, तो आप क्लासरूम से स्टार्ट कर दोगे, या फ्यूचर ऑफ अ नेशन से स्टार्ट कर दोगे, या उसके इंपॉर्टेंस से स्टार्ट कर दोगे कि the classroom has power to engage the people at one platform and build such a momentum that the future seems to be a bright, ठीक है। तो वहां से आप बिल्कुल रेलिवेंट, बिल्कुल टू द हिट करोगे आप टॉपिक को, उसके जो वर्डिंग है वहां से पिक कर लोगे, कहीं से भी आपकी स्टोरी, कोटेशन, एग्जांपल, इवेंट इस तरह का डिस्कस नहीं करोगे। ये होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से फिर आप जनरल पे कैसे आओगे, आपने बिल्कुल हिट कर दिया टॉपिक को, उसके बाद आप कहोगे although in the history we have seen that many nations whose education system is well informed and developed, even they have faced catastrophe in their state, but due to their classroom empowerment, all things seems to be a blessing, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह आप उसको जनरल से कैसे, आप स्पेसिफिक से आप कैसे जनरल में लेकर आ सकते हो, ये आल चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस से ही आपको समझ लग जाती हैं चीज़ें। फिर है इसकी इम्पोर्टेंस में ये है कि एक तो उसकी जो एग्जामिनर है, उसकी हमें जो अटेंशन है उसको कैप्चर करना होता है। फिर हमने जो कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड वगैरह देने होते हैं, उसको हेल्प आउट करना होता है कि आप पूरे ऐसे में ये चीज़ें लिखोगे, इवन कि जो आपकी आउटलाइन होती है उसके 45 to 65% तक यही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। हम्म। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो आपकी फर्स्ट जो सेंटेंस होता है, जिसको हम हुक सेंटेंस कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। ये बेसिकली आपके पूरे एक ऐसे को डिस्क्राइब कर रहा होता है, और एग्जामिनर के सामने आपका एक इमेज जो है पेश हो रहा होता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है इस पूरे ऐसे में और पूरी जर्नी में। सो आपका जो पहला सेंटेंस होगा, दैट मस्ट बी वेरी रेलिवेंट विदाउट ग्रामेटिक मिस्टेक, विदाउट एनी मिस्टेक, ना स्पेलिंग मिस्टेक हो, ना ग्रामेटिक मिस्टेक हो, और
ना ही कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक हो। सो ताकि एग्जामिनर के माइंड में ऐसी कोई चीज़ ना आए जिसकी वजह से वो आपको फेल कर दे। ठीक है। अब जब आप इंट्रोडक्शन में लिख लेते हैं सारी चीज़ें, एंड तक पहुंच जाते हो, तो इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट आपकी एक ट्रबलिंग मोमेंट होती है वो होती है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, लेट अस डिस्कस दैट। A thesis statement is a vivid and concise or short statement that shows the main argument or point of an essay. It typically appears in the end of introduction as a direction for the examiner. इट मीन्स के एक जो थीसिस स्टेटमेंट होती है, एक तो वो आपके इंट्रोडक्शन में आती है, वो एक जो एक मिसकंसेप्शन है इस चीज़ को लेकर के थीसिस स्टेटमेंट हमने आउटलाइन में लिखनी है इंट्रोडक्शन से बिल्कुल नीचे, या हमने इंट्रोडक्शन में जब हम जाते हैं वहां तब लिखनी होती है। तो ये चीज़ कैटेगोरिकली मेंशन्ड होती है, या जहाँ पर भी आपने कोई अगर ऐसे लिखा होगा तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो हमेशा आपके इंट्रोडक्शन में आए, और इंट्रोडक्शन में बिल्कुल लास्ट पे है, ताकि वो आपका जो पूरा आपने इंट्रोडक्शन ऊपर लिखी होती है उसको कंसाइज कर कर एक सेंटेंस में आपने उसको लिखना होता है। हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि चार पांच थीसिस स्टेटमेंट हैं वो कैसे बिल्डअप की जाती हैं, उसका कैसे आपने कंसाइज करना होता है, वहां पर रहकर अपने वोकैब को कैसे आपने बिल्डअप कर कर वो सारी चीज़ों को आपने लिखना होता है। तो इसका मतलब यही है कि आपकी एक पूरी जो एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे का, वो उसका एक शॉर्ट या कंसाइज स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है कि आप ये चीज़ें लिख रहे हो, ताकि वो आपकी जो एक डायरेक्शन होती है या एक सेट पैटर्न होता है वो एग्जामिनर को पता चल जाए। अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट शुड बी स्पेसिफिक, फोकस्ड एंड आर्गुएबल। मीन्स टू से कि उसका आपको कोई इस चीज़ में नहीं उलझना कि जनरल लिखनी है, स्पेसिफिक लिखनी है, या ओपन लिखनी है, क्लोज एंडेड लिखनी है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट होगी बिल्कुल स्पेसिफिक होगी, फोकस्ड होगी, कि आपके जो पैसेज है, जो आपके आउटलाइन है, या जो आपका स्टांस है, या जो आपने आउटलाइन में चीजें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक वो सारी आपने फिट करनी है, और ये आर्गुएबल होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आपने कह दिया कि पाकिस्तान नीड्स आईएमएफ प्लान, नहीं, आपने आर्गुमेंट करने के क्यों चाहिए, कब से चाहिए, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसको हम कैसे इससे हम जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आर्गुएबल होनी चाहिए जहां पर आप किसी किस्म की डिबेट कर सकते हैं। नॉट अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बट रेदर अ पोजीशन दैट कैन बी स्पोर्टेड एंड डिबेटेड थ्रू एविडेंस एंड एनालिसिस। दिस इज अ मेन थिंग कि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट होगी वो सिंपल स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल एक आर्गुएबल, जब आप बात करते हैं तो वहां पे किसी फैक्ट की या पोजीशन की आप बात करते हैं, तो कि आपने अ, ये अपने ऐसे को मोल्ड करके अपनी वर्डिंग में उस ऐसे को लिख दोगे एनालिसिस करके। सो थीसिस स्टेटमेंट में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो पूरा ऐसे होता है उसको जो आप कंसाइज करके वन स्टेटमेंट में लिख रहे होते हैं, इसके लिए बहुत महारत चाहिए होती है, बहुत एड्राइट होना पड़ता है, शार्प होना पड़ता है, विजिलेंट होना पड़ता है, श्रूड होना पड़ता है, चालाक होना पड़ता है। और आपकी राइटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, बिल्कुल एकेडमिक राइटिंग होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों से मेन चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो ये है कि आपने ये थीसिस स्टेटमेंट को एंड पर लेकर एग्जाम में पे ये बताना होता है कि सर ये मेरे पूरे ऐसे का थीम है, या मेरे पूरे ऐसे का क्रक्स है, ताकि एग्जामिनर वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट पढ़कर थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करें। फिर हम देखते हैं कि एग्जांपल करते हैं जी कुछ थीसिस स्टेटमेंट की। लेट्स गिव सम एग्जांपल। अब यहाँ पर मैंने ना कुछ लिखे हुए हैं ऐसे कि जो हमें पास आए हुए हैं ऐसे, उनकी मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई लिखी है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए। पहला ऐसे है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अच्छाई और बुराई ग्लोबलाइजेशन की, के ब्लेसिंग एंड कर्स जिसको हम कहते हैं ना, ब्लेसिंग एंड कर्स ऑफ सोशल मीडिया। तो इसी तरह है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब हम इसको देखते हैं थीसिस स्टेटमेंट को, लेट मी रीड इट। Globalization presents both opportunities and challenges as it fosters economic growth, cultural exchange, and technological advancements, while also exacerbating economic inequality, cultural homogenization, and environmental impact. So ये प्रोज एंड कॉन्स मैंने लिख दिए हैं। ये सिंपल से मैंने आपको बताया जस्ट क्लू देने के लिए। इसको आप और वे में भी लिख सकते हैं, लाइक सपोज के वो आगे जाके एक ऐसे इसका भी सेम टू सेम आता है होप्स एंड हर्डल्स का, तो उस पर भी हम इसको थोड़ा शफल कर सकते हैं। सो इस तरह है कि जब आप ये थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे होते हो तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा
जब प्रैक्टिस कर ली होती हो आप ऐसे की, तो बहुत आपके पास चीजें आ जाती हैं, फिर आप एक दूसरे चीजों को इंटरलिंक्ड कर कर या रिलेट कर कर वो फिर आप लिखते हैं, ताकि काफी चीजें आपके पास भी एक खासा मटेरियल के तौर पर महफूज हो जाए, और आप जब रिप्रेजेंट करो एग्जामिनर के सामने अपने पॉइंट को, तो उसको लगे यस यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन ऐसे पेपर। ठीक है, तो इसकी जो मैंने बताई है दिस वन। एंड सेकंड आप देखते हैं फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन द एजुकेशन। सो इसकी मैंने थोड़ी कह लें कि ओपन एंडेड वे बनाई है, ताकि आपको दोनों बल्कि चारों एस्पेक्ट में आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। थ्रू अ रोबस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान कैन अनलॉक इट्स पोटेंशियल एंड पेशर। सो सी है पहली जो थी आपकी आउटलाइन, सॉरी थीसिस स्टेटमेंट, दैट वाज, जो मैंने आउटलाइन में पॉइंट्स लिखे होंगे उसको मैंने थोड़ा यहाँ पे इलेबोरेट कर दिया। यानी कि वो मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि इकोनॉमिक भी होगा, कल्चर भी होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगी, ये इसके प्रोज है, ये चाहिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे हमारी इकोनॉमिक जो है वो डे बाय डे इंप्रूव होती जा रही है, कल्चर जो है वो एक्सचेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से वार कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होते, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, जो पुअर कंट्रीज है जो अनएबल टू प्रोड्यूस देयर ओन डेवलप टेक्नोलॉजी, या जो टेक्नोलॉजी में इतनी वाइब्रेंट नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से क्या होता है कि शेयरिंग होता है टेक्नोलॉजी की, जिसकी वजह से वो थोड़ा उन कंट्रीज में को भी टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कभी उन्होंने सोची भी नहीं थी है। उसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आज हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट was not made by a Pakistani, but we are using it. That is only due to globalization. अब जो नेक्स्ट है वो दैट इज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन। इसमें मैंने कोई बात नहीं की है कि कैसे फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो एजुकेशन में फिट हो रहा है, उसको मैं जस्ट एक जनरल वे में बता दिया कि थ्रू अ रोबस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान कैन अनलॉक, यानी कि जो लॉक्ड है ना चीजें, क्या है कि हमारी एक फ्यूचर में प्रोस्पेरिटी नहीं हो पा रही, स्टेबल नहीं हो पा रही, पोटेंशियल नहीं हो पा रही है, हम उसको अनलॉक करेंगे। पाकिस्तान कैन अनलॉक इट्स पोटेंशियल एंड पे the way for a more sustainable and prosperous future. So this is the second thesis statement. देख लेते हैं, पहले मैंने पे देखते हैं जेंडर इक्वालिटी एग्जाम थी, आपको कैसे आया था जिसकी सो जब ये जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे थे, तो जेंडर इक्वालिटी की जब मैंने प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम जो मैंने बनाई थी वो ये थी कि डिस्पाइट द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, के हमने जेंडर इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो की है, प्रोग्रेस भी हमने की है, हमने बहुत ज़्यादा लॉज वगैरह बनाए हैं, मूवमेंट स्टार्ट किए हैं, उसके जो रिजल्ट्स भी आए हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आए हैं। डिस्पाइट द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, ट्रू एंड कंप्लीट इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स रिमेन्स एन इल्यूसिव गोल। कि जो ट्रू और कंप्लीट इक्वालिटी है ना जेंडर्स के दरमियान, वो अभी भी इलूसिव गोल ही है। ठीक है, यानी कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी ये लग रहा है कि मिथ ही है, क्योंकि मैंने अपना स्टैंड ले लिया। ठीक है, अब एग्जामिनर को यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि मेरा सारा जो ऐसे अब जो लिखूंगा वो सारा का सारा ये है कि जेंडर इक्वालिटी मिथ ही है, कि अभी तक हम इसको रियलिटी नहीं समझ सकते हैं कि ये वाकई हो जाएगी कि पूरी दुनिया में थ्री जेंडर्स जो है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इक्वल वेजेस मिलेंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, इक्वल जो है माशरे में स्टेटस को मिलेगा। हम इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अभी तक, जो हमने चीजें मॉनिटर की हैं। ठीक है, अब फोर्थ वाली जो है वो डेट इज ऑन डेमोक्रेसी। Democracy and literacy do not move together. So, see, a well functioning democracy requires a literate and informed population for its effective functioning and stable and sustainability. ये थीसिस स्टेटमेंट होती है
कि जहां पर आप बेसिकली पूरे आइडिया को समराइज कर कर एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल आपके वो सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, जस्ट वन सेंटेंस, एक सेंटेंस, नॉट मोर देन 3 लाइन, एक, या आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कर लें, या चाहे कंपाउंड कर लें, बट आपने इस चीज को में आप उसमें हमेशा या कंपाउंड सेंटेंस कर लें, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर लें, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कर लें, तब भी आपका 2 से 3 लाइन में जाएगा। सिंपल सेंटेंस कभी भी आपका इतना लंबा या लेंथी नहीं होगा। सो जब आप डेमोक्रेसी लिटरेसी देखते हैं, इसका मैं अगर आपको वर्बली बता दूं, अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी यानी कि जो बिल्कुल फंक्शन कर रही हो, जहाँ पर हर किस्म के जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रोटेक्शन है, जो सिविलियन सुप्रीमेसी है, जो मीडिया आज़ादी होती है, जो एक प्रोटेक्शन होती है, जो एक फ्रीडम होती है, वो एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी रिक्वायर पॉपुलेशन, मतलब जिनको उनके राइट्स का पता है, जिनको उनके फंडामेंटल जो भी राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, वो सबका पता है, और वो उनको यूटिलाइज करते हैं फॉर अफेक्टिंग फंक्शन सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जब जहाँ पर ओके। So, अब दो thesis statement I am giving to you as an assignment. Inform economic causes and consequences, ये, and second is Pakistan ready for digitalization. ये दो thesis statement I am giving to you, और जी आपने इसको assignment में करना है। अब आते हैं जी बॉडी पैराग्राफ पे। हमने आउटलाइन भी कर ली, इंट्रोडक्शन भी कर लिया, अब आते हैं थीसिस स्टेटमेंट भी कर लिए, अब आते हैं बॉडी पैराग्राफ में। ये कौन सी बला होती है? लेट अस डिस्कस इट टुडे। A body paragraph is a paragraph that supports the main idea of an essay. It typically contains a topic sentence, supporting sentence, and a concluding sentence. आपका जो, let me do it better. आपका जो एक बॉडी पैराग्राफ होता है, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब 3 कंपोनेंट्स में अपने बॉडी पैराग्राफ को लिखते हो। सबसे पहले होता है आपका टॉपिक सेंटेंस, मीन्स टू से कि आपने आउटलाइन बना ली, इंट्रोडक्शन लिख ली, थीसिस स्टेटमेंट लिख ली। अब आपने जो आउटलाइन बाय स्टेप चलना है। लेट्स सपोज कि आपने आउटलाइन में लिखा था डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर में लिखा था कि जहाँ पर इलिटरेसी होती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी हमेशा कह लो कि एक थ्रेट में रहती है। ठीक है। आप इसको जो आगे आप प्रूफ करोगे, तो पहले आप इसको टॉपिक स्टेटमेंट में लिखोगे कि इन illiterate state where people are not much educated and have no concern about their political rights, democracy seems to be in threat. ठीक है। अब इसको मैं प्रूफ कैसे करूंगा? ये मेरा टॉपिक सेंटेंस था। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। इट मीन्स दैट वेयर ever the people will be not able to protect their rights while protesting and noising about the things which are happening around them. The things like democracy seems to be in real obstacle. ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको प्रूव कैसे करूंगा? एज इन अफ्रीकन स्टेट्स और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वी हैव सीन दैट people are not well aware about their political rights. People ignore their rights and used to live in isolation rather than to have a massive protest against their right. So this means that where illiteracy prevails, democracy dies. ठीक है। तो ये चीजें हैं कि जब आप लिखते हो तो वहां पर आपका ये बॉडी पैराग्राफ हो जाता है। सो सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लेना है। सेकंड आपने स्पोर्टिंग सेंटेंस होता है जो आप प्रूफ कर रहे होते हो, और थर्ड पे आप कंक्लूड कर रहे होते हो सेंटेंस को। ठीक है। कैसे होता है? लेट्स चेक इट फर्स्ट। Start with the topic sentence. The topic sentence is the most important sentence in the paragraph. It tells the reader what the paragraph is about and what you will be arguing. मतलब कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना, मुझे नहीं पता आप क्या लिख रहे होगे, लेकिन वो जो टॉपिक सेंटेंस होगा वो मुझे आइडिया दे देगा कि अब आप जो लिख रहे हो दैट इज बेसिकली रेलिवेंट
और इस पे ही अब आप आगे जाकर सारी बात वगैरह करोगे, और फिर डेफिनेटली जो कंसर्न होगा मेरा, मैं उसी को ही आपके पूरे टॉपिक सेंटेंस में तैयार करूंगा। एंड मस्ट रिमेंबर, आपका एक जो पैराग्राफ होता है बॉडी पैराग्राफ में, वहां पर मल्टीपल आइडियाज नहीं होते, मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन एक बॉडी पैराग्राफ में एक सेंट्रल आइडिया होता है, ज्यादा सेंटर ज्यादा आइडियाज नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज, फिर है कि आप अपने प्रोवाइड कैसे करते हैं एविडेंस और सपोर्ट को। इसमें है कि एविडेंस कैन कम इन मैनी फॉर्म सच एज फैक्ट, statistics, examples, citation, expert opinions, or personal experiences. लेट्स सपोज आप इसको एविडेंसेस वगैरह कैसे देंगे, लेट इन मैनी फॉर्म्स सच एज फैक्ट्स ऑफ दिस के डेमोक्रेसी जो है वो इलिटरेसी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं दूंगा, वो मैं पे स्टैंड कर रही है। लेट्स सपोज मैं कहूंगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में 22 पॉइंट जो मैं आउट ऑफ स्कूल है, फाइन, ठीक है। तो ये मेरा एक फैक्ट हो जाता है कि जो मैंने बता दिया, और जिसका मैं रेफरेंस दूंगा, किसका दूंगा, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के मुताबिक पाकिस्तान में 22.8 मिलियन बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो ऑन गोइंग जो स्कूल जाने वाले हैं। ये होता है मेरा एक फैक्ट, जिसको मैं फैक्ट के तौर पर बताऊंगा। फिर होते हैं स्टैट्स वगैरह, इसमें आप स्टैट्स वगैरह भी ऐड कर दोगे कि एजुकेशन में लेट्स सपोज मैंने बात की है, तो उसमें मैं स्टैट्स ऐड कर दूंगा कि पाकिस्तान में इस टाइम जितने आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उनको इन स्कूल जाने के लिए जो उसकी बुक है पाकिस्तान कोटिंग द बेस बाय तिलक दिविशर, उसने ये मेंशन किया हुआ है कि पाकिस्तान में अगर आपने जितने आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उन सबको अगर आप इन स्कूल में लेकर आना चाहते हैं, तो उसमें आपको मैक्सिमम जो है वो 1,20,000 स्कूल्स न्यू बनाने पड़ेंगे। फिर जाकर आप इतनी जो पॉपुलेशन जो आउट ऑफ स्कूल है उनको आप एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये स्टैट्स हैं जो मैं आपको प्रूव करूंगा। फिर एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स मैं किसी का रेफरेंस दे दूंगा कि जैसे उसने बात की थी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं हेनरी किसिंजर की बात कर दूंगा वर्ल्ड ऑर्डर में, कि उसने कहा था कि चाइना का जो राइज है वो तब स्टार्ट हो गया था जब अमेरिका ने उसको सेफ हेमन के तौर पर या अपना फ्रेंड तस्लीम कर दिया था, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जिसको हम के तौर पर कोट कर सकते हैं। फिर है सिटेशन, यानी कि कोई कोटेशन के तौर पर, जिस तरह मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, इस तरह डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। या अगर आप इसको और भी दोगे तो कोटेशन को, तो इसको डेमोक्रेसी में आप ये भी कर दो कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इफ इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ वर्स्ट, ठीक है। यानी कि इस तरह आप अपने जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं उसको कर दोगे। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन दोगे कि किसी कि ने जो एक्सपर्ट जो पर्सन है किसी फील्ड में, लेट्स सपोज कि अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन की बात की है तो फ्रांसिस फोकुयामा की आप एंड ऑफ हिस्ट्री की बात कर दोगे। अगर आपने वर्ल्ड ऑर्डर पे बात किया तो आप हेनरी किसिंजर की बात कर दोगे। अगर आपने पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की बात की है तो आप अब्दुल सत्तार वाली बुक का रेफरेंस दे दोगे। इसी तरह आपने अगर उसकी एजुकेशन में बात करनी है, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे बात करनी है, तो आप परवेज खुद भाई की बात कर लोगे। सो ये सारी चीज़ें हैं कि जो एक एक्सपर्ट ओपिनियंस के तौर पर आप उनके कोट कर सकते हैं, या पर्सनल एक्सपीरियंस, या फिर आप अपनी बताई हुई बात को अपना एनालिसिस कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर जो आपने वहाँ पर एक्सप्लेन करनी होती है। थर्ड होता है जो फाइनल पॉइंट होता है, फिर आप एनालाइज करते हैं एविडेंस को और कंक्लूड करते हैं पैराग्राफ को। ये 3 पॉइंट होते हैं। लेट्स सपोज कि आपने बात कर दी है उसकी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इफ इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ वर्स्ट। अब आप इसका एनालिसिस करोगे कि कैसे ये बात ठीक है। आप बताओगे कि डेमोक्रेसी ओनली सर्वाइव्स एट बाय द हैंड्स ऑफ द political capable leaders who are well known about the civilian supremacy, and they have they and their interest lies in the public rather than in any institution, ठीक है। तो आप इस तरह एनालिसिस करोगे अपना जो है एविडेंस के साथ, उसको एनालाइज करके अपनी बात को मनवा लोगे, और लास्ट पे कंक्लूड करोगे। एंड कंक्लूजन शुड बी इन द पॉजिटिव साइंस। द कंक्लूडिंग सेंटेंस शुड समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ एंड रीस्टेट द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। यानी कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उसको रीस्टेट करेगा सेम टू सेम, यानी कि वर्ड नहीं चेंज होगी। वो बात है ना कि
अंदाजे बयां बदल देता है बात, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं होती। तो आपका जो टॉपिक सेंटेंस और जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा, उन दोनों का बस अपने अंदाजे बयां बदल देना, बाकी बात आप दोनों की सेम ही होगी दोनों में, ठीक है। इट शुड आल्सो प्रोवाइड अ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ट्रांजिशन मतलब कि आपने हल्का सा क्लू दे देना कि नेक्स्ट पैराग्राफ में यू आर गोइंग टू राइट डाउन दिस थिंग्स, ठीक है। हल्का सा क्लू दे देना। इट इज नॉट सिंपल वन जितना मैं बता रहा हूँ। मुझे तकरीबन 6 to 7 months लगे थे जस्ट अपना जो बॉडी पैराग्राफ है उसको बिल्डअप करने में। एंड फाइनली लकीली एंड ब्लेसिंग्स थी अल्लाह अलमाइटी की कि मेरा जो 2018 का ऐसे था डेट वाज आल्सो पास्ड। और फिर 2019 का जो मैंने पीएमएस का पेपर दिया था और 2021 का पीएमएस का पेपर दिया था, ये दोनों मेरे ऐसे पास थे। रीज़न यही थी कि बस स्टार्टिंग में टफ टाइम दे दिया था, मुझे इसका थोड़ा पता लग गया था मैथडोलॉजी कैसी है। और फिर उसके बाद मैंने इस पे वर्किंग काफ़ी की और अपना टाइम भी काफ़ी इस पे दिया, ठीक है। अब आते हैं कुछ इस पे बॉडी पैराग्राफ की मजीद थोड़ा सा अगर हम इसको देख लें तो ये था बॉडी पैराग्राफ यूजली कंसिस्ट ऑन 6 to 8 सेंटेंसेस विद वन सेंट्रल आइडिया। आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो 6 to 8 सेंटेंसेस में आपने एक बॉडी पैराग्राफ को कंक्लूड करना होता है, यानी कि लिखना होता है। वन सेंट्रल आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। वन सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसमें मल्टीपल आइडियाज नहीं होने चाहिए। बिल्ड कोहेरेंस अमंग पैराग्राफ टू इंश्योर अप्रोप्रिएट ऐसे। आपका कोहेरेंस होना चाहिए बिटवीन पैराग्राफ, पहला दूसरा पैराग्राफ आपस में मिलता जरूर होना चाहिए। ये ना हो कि पहले आपने पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में बात की है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, सेकंड आप बात कर रहे हो चाइना अमेरिका की, नहीं। अगर आपने पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात किया तो फिर सेकंड पाकिस्तान इंडिया की बात करो, साउथ एशिया रीजन क्या आप पहले कवर करें, ठीक है। फिर है यूज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये फैन वाइज अगर आपने पढ़े होंगे फॉर एंड नोर बट ओवर योर्स। सो ठीक है, ये फैन वाइज होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पर अपना काम अदा कर रहे होते हैं। फिर है राइट एटलीस्ट टू स्पोर्टिंग आर्गुमेंट्स एंड एनालाइज देम इन वन वर्डिंग। कि आप जो है अपने स्पोर्टिंग आर्गुमेंट्स को एक से ज्यादा भी आप अपने जो एविडेंस वगैरह है स्पोर्टिंग आर्गुमेंट्स है वो दे सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप अपना एक ही दो। फिर है एंश्योर ट्रांजिशन करें जी, ट्रांजिशन वही है फिर जो मैंने बता दिया है। फिर एक बॉडी पैराग्राफ अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, सो दिस इज एन एग्जांपल डिस्पाइट प्रोग्रेस जेंडर बेस्ड वेज टू गैप परसिस्ट इन मैनी इंडस्ट्री। जेंडर का है दिस, ये आप पढ़ लेना। दिस इज अबाउट द बॉडी पैराग्राफ, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए। सो टाइम इज नाउ क्लोजिंग एंड टू यू, ताकि आप इसको ये पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे बॉडी पैराग्राफ को एज ए सिंबॉलिक वे में रखना है अपने पास। और नेक्स्ट आप कोई भी इस पर वर्किंग करेंगे तो यू शुड बी राइट इन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। डेट वाज ऑल अबाउट टुडे। कल मिलते हैं हम इस पे कंक्लूजन पे। और कल जो असाइनमेंट मैंने दिया थीसिस स्टेटमेंट की आपने वो भी कंप्लीट करनी है। एंड सी यू एट सेम प्लेस सेम टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।